तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें अब युद्ध के बाद सामने आ रही है, क्या सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना जैसी जो स्थिति है वो फिर से वापस लौटेगी। एक और अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग में फंसा हुआ है, तो दूसरी ओर अमेरिका में तेजी से कोरोना फैल रहा है। अमेरिका में कोरोना के नए सिकाडा वेरिएंट ने दस्तक दी है। सिकाडा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में माहिर है। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से अलग है। दुनिया अभी कोरोना से उबर ही रही थी कि अमेरिका से कोरोना को लेकर यह खबर सामने आई है। कोरोना का नया रूप सिकाडा वेरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन के लक्षण और फैलने की रफ्तार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। BA.3.2 अब तक अमेरिका के लगभग 25 राज्यों और दुनिया के 23 से अधिक देशों में पाया जा चुका है। हालांकि इसका पहला मामला नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और वहीं सितंबर 2025 में मामलों में इजाफा हुआ था। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और यह भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, इस मुद्दे पर हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे और इसके लक्षण और जोखिम के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वेरिएंट कितनी तेजी से फैल सकता है। ये वेरिएंट अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो उसको कितना चांसेस है कि उसको बचाया जा सके। सबसे पहले आप सिकाडा वेरिएंट के जो लक्षण है उसको जान लीजिए और समझ लीजिए, उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सिकाडा वेरिएंट के जो लक्षण है वो सामान्य जैसे हैं। जी हाँ, सिकाडा वेरिएंट के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे कि आपको होता है, सर्दी खांसी, उस तरह के होते हैं। शरीर को ये बहुत जल्दी थका देता है, मतलब जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मुख्य लक्षणों में तेज बुखार और गले में खराश है, लगातार खांसी और शरीर में तेज दर्द हो सकता है। आपको कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है और स्वाद और गंध जाने की समस्या भी बनी हुई है, जो कि कोरोना की शुरुआती लक्षण भी यही थे। अगर आपको याद हो कि स्वाद और गंध जो है दोनों चले जाते थे। अब क्या है ये नया सिकाडा वेरिएंट, अब इसको समझिए आप। BA.3.2 सिकाडा ओमिक्रॉन फैमिली का एक नया वेरिएंट है। नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में रेस्पिरेटरी सैंपल में यह पहचाना गया था। 2025 के दौरान अलग अलग महाद्वीपों में यह फैल गया। इसके बाद आपको बता दें कि जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया, इसमें 70 से 75 जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया है, जो कि बाकी स्ट्रेन से इसे काफी अलग बनाता है। जी हाँ, और JN.1 वेरिएंट से ये काफी अलग इसको बनाता है, ये भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो सिकाडा वेरिएंट है ये कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो क्या कुछ। और मेरे साथ डॉक्टर राजू व्यास, निदेशक फोर्टिस हॉस्पिटल, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मेरा सवाल पहला यही है कि ये जो अमेरिका में वेरिएंट पाया गया है इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है और कितना खतरनाक ये वेरिएंट है? कोविड के वेरिएंट का सवाल है। यह जैसा कि आपने बताया 2024 में पहली बार साउथ अफ्रीका में देखने को मिला, उसके बाद में कंटिन्यूअसली इसमें म्यूटेशन होते गए। अमूमन हम ऐसा देख रहे हैं कि 70 से ज्यादा इसमें म्यूटेशन, इसमें चेंजेस हुए हैं और उसके बाद में अब यह वर्ल्ड में करीब 24 कंट्रीज या उससे भी अधिक कंट्रीज में इस वेरिएंट को देखा गया है या उसके कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स के द्वारा भी देखा, अमेरिका में जहां जहां ये फैला है वहां पे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर मरीजों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है कॉमनली वो देखने को मिले हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर का होना, नाक का बंद हो जाना, नाक के का पानी का गिरना, खांसी का हो जाना, सोर थ्रोट का होना, माइल्ड या मतलब शरीर में दर्द का होना, उसी के साथ साथ कमजोरी का होना। इन सब चीजों के द्वारा मरीजों को अस्पताल में नॉर्मली देखा गया है, लेकिन ये ओपीडी प्रोसीजर्स है, ओपीडी के बेसिस पे इन्होंने अपना इलाज कराया और मुझे लगता है उनको ज्यादातर मरीजों को एडमिशंस की जरूरत नहीं पड़ी और उसके कारण से उनका इलाज जो है वो ओपीडी बेसिस पे किया गया। तो इसलिए मुझे लगता है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है हिंदुस्तान में भी ये ज्यादा कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा लोगों को। हाँ, परंतु जिन लोगों को किसी न किसी प्रकार का ऑलरेडी बॉडी में इन्फेक्शन है या बॉडी में कोई एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज का होना, हार्ट की प्रॉब्लम्स का होना, ये लंग के जो इश्यूज जिन लोगों के साथ ऑलरेडी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अपना जो है केयर करनी चाहिए। मुझे लगता है घर में अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई सिम्टम है, जैसे बुखार है, किसी को गले में खराशी है, तो उन लोगों को अमूमन अपने को अपने आप से दूर रखना चाहिए। अगर आता है और भारत में जिस तरीके का यहाँ पर जनसंख्या है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की संख्या है, कितना संभव है कि जो पहले वाला कोरोना का काल था, क्या उसी तरीके का कुछ हम देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं भारत में भी?
जी नहीं। जहां तक अमेरिका का और 24 दूसरी कंट्रीज में देखा गया है, अक्सर ये ज्यादातर मरीज जो हैं वो ओपीडी बेसिस पे अपना इलाज करके घर पे चले गए। कहने का तात्पर्य है उनको बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं हुए जिसके कारण से उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हिंदुस्तान में भी मोस्ट लाइकली ये एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से भी मेरी ओपीडी में भी काफी सारे मरीज और मेरे जो पुराने ट्रीटेड मरीज है वो अक्सर मुझे फोन करके या मेरे को आके मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनको इसी प्रकार के सिम्टम्स हैं। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोगों ने इन सभी मरीजों को टेस्ट नहीं किया कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट लाइकली ज्यादातर मरीज जो है सिम्टोमेटिक इलाज के द्वारा ही ठीक हो गए। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर ये आ भी गया है या आने वाला भी है तो उसके कारण से कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है, हो सकता है स्प्रेड तो हो, परंतु उसके कारण से मरीजों को कोई एक्सेसिव नुकसान, जैसा कि हमने 2020 और 2021 के वेव्स में देखा था, उस प्रकार के हॉस्पिटल के एडमिशन्स की संख्या के बढ़ने की संभावना मेरे अनुसार कम है। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए कि जिस तरीके से अमेरिका जैसा देश है जो मेडिकल और वैसे देखा जाए तो काफी तेजी से आगे बढ़ा है और वो बहुत आगे भी है, अगर मतलब कि जब ये वेरिएंट नया आया है तो इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज जो है वो हो सकती है, क्योंकि सर हमने ये देखा था कोरोना का पहला काल जो है वो तो था, लेकिन जो दूसरा वेव आया था वो पहले से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सर ये जो वैक्सीन है जो तमाम बनी है कोरोना को लेकर, क्या वो पूरी तरह से असरदार है इस नए वेरिएंट पर? जी हाँ, अभी तक जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है 24-25 कंट्रीज में जहां जहां ये फैला है, उन लोगों को भी उसी प्रकार के वैक्सीन लगाए गए हैं जिस प्रकार से हमने हिंदुस्तान में सभी डॉक्टर्स ने और तमाम जनता ने जो वैक्सीन लिए हैं। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी जो वैक्सीन जो हम लोगों ने ली है कोविड के अगेंस्ट में, वो अभी भी एक्टिव है या वो उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। इसीलिए ज्यादातर जो मरीज हैं उनको हल्के सिम्टम्स हैं या बहुत नहीं के बराबर सिम्टम्स हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 2020-21 में हमारे वैक्सीन लगे थे वो अभी तक इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव रहेंगे। अच्छा सर, क्या माना जाए डॉक्टर राजू की जिस तरह से अगर कोरोना के इस नए वेरिएंट की हम बात करें, क्या ये कोरोना नाम का जो ये वायरस है, क्या अब जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ चलेगा, नया नया वेरिएंट बनकर ये आएगा? क्योंकि सर कभी भी मतलब अगर हम देखें शुरुआत से लेकर अब तक, जब से शुरुआत हुई कोरोना की तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन होकर ये नए तरीके से हमारे सामने आया है। बहुत सही सवाल किया आपने। आप ऐसा मान लें कि कोविड जब तक अब दुनिया में इंसान रहेगा तब तक कोविड हमारे बीच रहेगा। हाँ, समय समय पर ये अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस प्रकार से हम इसको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में म्यूटेशंस इसमें होते जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी आपने ही अपनी जो उद्बोधन में बताया था कि इस कोविड के नए वेरिएंट ने ऑलमोस्ट 2019 से अभी तक 70 बार अपने आप को बदला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो साइंटिफिक जो इसका मॉलिक्यूल है या जो ये बना है, ये बार बार समय के साथ अपने आप को बदलता चला जा रहा है। और ये होगा आने वाले शायद 100-50 सालों तक ये कोविड इसी प्रकार से रहे और ये अपने आप को समय समय पर बदलता चला जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके प्रोटीन्स अपने आप को बदलते जाएंगे जिसके कारण से ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलेगा। मोस्ट लाइकली धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसके जो सिम्टम्स होंगे बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल रह जाएंगे। तो वो उसी प्रकार से जैसे कि हम रूटीन में भी देखते हैं कि खांसी जुकाम और होके फिर ये वायरस चला जाता है, 2 से 3 दिन नॉर्मल इंसानों में रहता है फिर चला जाएगा। तो समय के साथ इसकी जो सो कॉल्ड पेनिट्रेटिव पावर है वो कम हो जाएगी, या जिसके कारण से लोग मरीज ज्यादा सीरियसली बीमार होते थे, वो जो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम हो जाएगी। उसके कारण से मुझे लगता है समय आते हुए ये बहुत ही नहीं के बराबर नेग्लिजिबल टाइप का वायरस रह जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि ये जो सिकाडा जो इसका नाम है, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये कीट के जीवन चक्र से मतलब कि ये प्रेरित है जो सालों तक जमीन में रहता है और फिर अचानक आ जाता है। मतलब क्या ये वेरिएंट भी ऐसा ही है कि कोरोना अभी 2022 के बाद ये जो अचानक एक नया वेरिएंट आया है, कुछ क्या इससे भी रिलेटेड है सर? नहीं, आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो जहां से हमने शुरू किया था, अपन ने रिसर्च किया था, बहुत सालों तक अपन ने डिस्कस भी किया कि शुरू कहाँ से हुआ था। ये चाइना के अंदर जहां पे ह्यूमन और बैट्स के बीच में आपस में ये बैट के द्वारा ह्यूमन बींग्स में आया और तब से ये ह्यूमन बींग में ही रह रहा है।
और ह्यूमन बीइंग के अंदर मतलब इंसानों में ही रह रहा है और इंसानों में ही ये अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक को बदलता जा रहा है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग्स में ही रहेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये पैदा तो जो है जानवरों में कह दें या बर्ड्स में, ये सॉरी चमगादड़ों में हुआ था, परंतु वहां से जब ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर किया तब से अब जो वेरिएंट हम देख रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग का ही वेरिएंट है, जो कि समय समय पर अपनी जो उसका रक्षा कवच है वो अपने आप को बदल रहा है। रक्षा कवच, ताकि ये वायरस जो है वो अपने आप को हमारे ड्रग्स के द्वारा, एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटल जो इसको मारने की वो होती है, उससे बचने के लिए अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक को ये वायरस समय के साथ में बदलता चला जाए। अच्छा सर, ये जो सिकाडा जो वेरिएंट है, मतलब इसके बारे में ये भी पढ़ रही थी मैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे, 70 से ज्यादा म्यूटेशन, यानी कि अगर एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति है, मान लीजिए सर मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, फिर भी ये मुझे हो सकता है और फिर ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही, होने में आपको हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी तो मुझे नहीं लगता उसके कारण से आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। हल्के फुल्के सिम्टम हो सकता है, 1-2 दिन शरीर में दर्द हो, जुकाम, और फिर ये चला जाए। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उन लोगों में इसकी जो इसके द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट्स है वो कम से कम या मिनिमल होंगे, और जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उन लोगों में इसके कारण से सिम्टम्स होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आप भी जानती हैं कि इसीलिए मैं कह रहा था कि जिन लोगों को ऑल एसोसिएटेड बीमारियां रही हैं या हैं, जैसे कि किसी को लंग की इश्यूज है, किसी को हार्ट का इश्यूज है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को हमें अपने घर में अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कोई वायरल इन्फेक्शन है तो हमें उन लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और उनकी इम्यूनिटी जब कम होगी तो वो इस प्रकार के वायरसेस को अपनी तरफ जल्दी खींचेंगे और वो जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो जो हमारे घर के बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा है, उन लोगों से वैसे ही हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में पहुंचते पहुंचते भी हम लोगों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। अच्छा सर, एक बात ये भी बता दीजिए कि ये जो वायरस का ये जो नया रूप सामने आया है, अच्छा सर हमने देखा था कि कोरोना में ये बहुत तेजी से कोरोना जो है वो फैल रहा था, मतलब हम ऐसा हो गया था कि इंसान, पहली बार हमने ऐसा देखा कि इंसान इंसान से डर रहा है, मतलब कि जिस तरीके से तमाम चीजें आई। क्या सर अब ऐसा भी कोरोना को कोई वेरिएंट आ सकता है, जैसे अब ये सिकाडा, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि ठीक है तो सही, लेकिन ये इतना ज्यादा इस हद तक खतरनाक नहीं है, लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोरोना फिर से वैसी वापसी कर पाए, या फिर अब हम कोरोना को न्यू नॉर्मल मान लें, मतलब कि जैसे हमें फ्लू वगैरह होता है वैसे समझ लीजिए चलो अब ये कोरोना का एक और वेरिएंट आया, फिर एक और आएगा, मतलब क्या ये न्यू नॉर्मल है या फिर हमें अभी भी उस तरह से डरने की जरूरत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपन ने 2021 से अभी तक देखा है कि ये इट इज समथिंग लाइक न्यू नॉर्मल। ये म्यूटेट होते चले जा रहा है। 70 बार इसने अपने आप को चेंज किया, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया है, और पिछले जो 3 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड या जो हमारी स्टडी है वो ये कहती है कि समय के साथ कोविड अपने आप को बदल रहा है, परंतु उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं रह गई है जो हमने 2020 और 21 में देखी थी। तो इसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है। इट्स समथिंग लाइक फ्लू, इट विल कम एंड इट विल गो। ये आएगा चला जाएगा, और हो सकता है इसकी मारक क्षमता और समय के साथ में और कम होती चली जाए, और एक समय आएगा कि इसको हम एक नॉर्मल फ्लू की तरह जो है ट्रीट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके नीचे एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि इसके ऊपर हमें वॉच करना पड़ेगा। अगर किसी समय में आने वाले कुछ सालों में अगर इसने आपको कुछ घातक म्यूटेट कर लिया या इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक लेके आ गई कि जिसके कारण से ये ह्यूमन बीइंग को किसी न किसी और प्रकार से तकलीफ पहुंचा सकता है, या उसके कारण से और किसी प्रकार की और बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसके लिए हमें विजिलेंस रखना चाहिए, मुझे लगता है। और इसीलिए कहते भी हैं, आप भी कहती हैं, हम लोग सभी कहते हैं कि जब कभी हम घर से बाहर निकले तो इन दिनों में जब चेंज ऑफ वेदर होता है, स्पेशली चेंज ऑफ वेदर के समय में इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़े दिनों बाद में गर्मी से फिर हम बरसात की तरफ बढ़ेंगे। तो जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तो उस समय में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चीजों को रखना चाहिए, जिसमें कि मास्क का इस्तेमाल करना, नॉर्मल रूटीन में जो हैंड वॉश करते हैं वो करते रहना, और साथ ही साथ ये है कि अगर अपने को किसी प्रकार का छोटे मोटे सिम्टम्स भी हैं तो जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उनसे हमें अपने आप को दूर करना। दिस इज समथिंग लाइक
हमें ये अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा, हम्म। इसको हमें अपने डे टू डे रूटीन में लेके आना पड़ेगा कि हम्म। अगर हमें इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं तो हम अपने आप को अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग कर लें। मतलब अच्छा सर, और एक चीज ये भी, जैसा जो बातें हम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम कोरोना के बाद जो एक हाथ धोने की जो आदत बहुत ही तेजी से आई थी, जो सैनिटाइजर, जो मास्क, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों से हमें कभी भी दूर नहीं होना होगा, मतलब इन चीजों को जी। हमें डे टू डे लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हम इस तरह से जो इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कि जब अपन पहले के टाइम में कोविड के समय से पहले हम थोड़े थोड़े इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं किया करते थे। अमूमन तय मैं देखता था कि अक्सर लोग हाथ धोने में, सैनिटाइज करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे या नहीं यूज करते थे। लेकिन अब 2021 के बाद जब से हमने इतनी बड़ी महामारी देखी, उसके बाद से मुझे लगता है हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वायरसेस जो है वो आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके द्वारा अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कुछ चेंजेस ले आते हैं, जैसे कि हैंड वॉश का करना, मुंह पे मास्क का लगाना, इन सब चीजों को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोग अपने आप को वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नॉर्मल जिंदगी में अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि चेंज ऑफ वेदर के साथ में क्या होता है कि वायरसेस, कभी कोविड होगा, कभी हो सकता है कोविड नहीं हो, कोई दूसरा वायरस भी हो। तो अगर चेंज ऑफ वेदर जब होती है तो उस समय अगर हम अपने आप को थोड़ा सा इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, अपनी सफाई पे, हाथ हाथ धोने से लेके मास्क लगाने तक, तो मुझे लगता है कि हम 95% और 90% ऑफ द टाइम हम अपने आप को बचा सकते हैं। नॉट ओनली हम अपने को, लेकिन हम अपने सोसाइटी में भी इन वायरसेस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि भारत है और जिस तरह की भारत की जनसंख्या है उससे हम बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं। भारत जैसे देश में अब जैसे अब ये नया वेरिएंट अमेरिका में आया है सर, अमेरिका के लिए बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट हैं। भारत के लिए कोई भी बीमारी जब आती है इस तरह से तो वो बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। ऐसे में सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे क्या चीजें हैं सर जो की जा सकती हैं, जो कि जो पैनिक है उसको कम से कम रख सके फॉर लॉन्ग टाइम? मैं आपके माध्यम से तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने भी देखा था कि कोविड के समय में भी ज्यादातर ये बीमारी जो है हमें, जो फॉरेन नेशनल जो इंडिया में उस समय में आए थे 2020 और 21 के समय में, उन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान में ये लाई गई। तो ये एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जब विदेश जाएं, जब विदेश से आए, उस समय में अगर कॉमन हिंदुस्तानी है, अगर वो आता है बाहर से और उसको किसी प्रकार का सिम्टम होता है या है, तो वो एक नॉर्मल अपना रूटीन में आइसोलेट कर लें और अपने एक डॉक्टर को सलाह ले लें, और उसके बेसिस पे अपना अगर कोई जरूरत हो तो कुछ इलाज कराना है, सिम्टोमेटिक इलाज है, जैसे क्रोसिन या इन इन सब चीजों की, खांसी है तो उसका अलग एक इलाज है, और अगर जुकाम है तो उसकी एक नॉर्मल दवा लेके अपना इलाज कर सकता है। हम्म। स्पेशली विजिलेंस हमें रखने की जरूरत है, क्योंकि 5 से 10 साल तक इसके ऊपर जब तक हम विजिलेंट नहीं रहेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले दिनों में अपना नया रूप लेके हमारे समाज को वापस नए सिरे से पकड़ ना ले। हम्म। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे हमने देखा है कि समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की, हमने धीरे धीरे हर बीमारी का नब्ज पकड़ी और फिर उसके लिए हमने टीका बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे चेचक के टीके लगते हैं या फिर मतलब ऐसे कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके कि टीके बचपन में ही लगा दिए जाते हैं कि ये आगे चल के ना परेशान करे। क्या सर आने वाले समय में ये माना जाए कि कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसा ही विकास होगा कि कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसे टीका बनेगा कि हाँ भाई ये लिया जाए तो फिर बच्चों को इससे लॉन्ग टर्म में बचाया जा सकेगा? कुछ ऐसा भी काम सर होना चाहिए क्या अब इस दिशा में, या हो रहा है? नहीं, नहीं हो भी रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ देखेंगे, नया वैक्सीन जो है वो कोविड के अगेंस्ट में आएगा। जैसा आपने देखा होगा, जब कोविड जाने लगा था तब तक हम पहुंच चुके थे कि नेजल वैक्सीन की तरफ से। तो इसी प्रकार के वैक्सीन आने वाले दिनों में आएंगे, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल है। कोरोना वैक्सीन को अब इस समाज में रहना ही है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ये जब तक हम ह्यूमन बींग रहेंगे तब तक कोरोना हमारे साथ रहेगा। लेकिन जिस प्रकार के फ्लू वैक्सीन हैं, उसी प्रकार से कोरोना का वैक्सीन आएगा जो साल में हमें एक बार लगाना पड़ेगा, और लगाना चाहिए भी। उससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सुधरेगी, और उसके कारण से हमें कोविड के, या जिस प्रकार से फ्लू का एक वैक्सीन होता है जिसके कारण से हम साल भर बगैर फ्लू के किसी प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, उसी प्रकार कोविड का भी एक वैक्सीन जरूर आएगा। हाँ, अभी 1-2 साल इसके ऊपर विजिलेंट तमाम जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में कोई नया वैक्सीन एक और आए जो कि इसका अपग्रेडेड हो और थोड़ा बेहतर हो, और जिसके कारण से जो है हम इस
कोविड से फाइट कर पाए। अच्छा सर, बस अब कुछ आखिरी के मिनट्स बचे हैं। मेरा एक सवाल ये भी बहुत ही बेसिक सा सर सवाल है, क्या ये जो नया वेरिएंट, जैसे हम कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं, एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एक बात तो ये कि अगर फीवर कंटिन्यूअसली 102 से ज्यादा है, 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो परेशान होने की बात है। और दूसरी बात ये सर, मैं पढ़ रही थी कि ये जो वेरिएंट है, इस पर ये जो कपड़े का मास्क होता है वो काम नहीं करेगा, मतलब इस पर N95 या KN95 मास्क ही पहनना पड़ेगा। देखिए, जहां तक सवाल है कि नॉर्मली तो हम लोग यही कहते हैं N95 जो है वो सबसे बेहतर मास्क होता है, और क्योंकि इस वाले वायरस की भी स्प्रेड होने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा है, तो N95 वो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं भी हो तो डबल लेयर का जो क्लोथ वाला जो हमारा मास्क होता है वो भी सफिशिएंट रहता है, मुझे लगता है। डबल लेयर्ड, नॉट ए सिंगल लेयर, डबल लेयर्ड अगर मास्क हो तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। इससे हम इसको समाज में स्प्रेड होने से रोक सकेंगे। अच्छा सर, जाते जाते इंडिया न्यूज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ज्यादा पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन तक इस प्रकार के जो अगर वायरस इन्फेक्शन आपको है, तो मुझे लगता है कि एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है कि कोविड हो, लेकिन उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को समाज से, अपने फैमिली से दूर करें, और उसके बाद में एक नॉर्मल किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके जो भी सिम्टोमेटिक इलाज इसका होता है वो लें। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोविड का नया वेरिएंट है, ये फ्लू के लायक है, फ्लू जैसा ही है, लायक नहीं, फ्लू जैसा ही है, और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ज्यादा घातक नहीं है। तो ज्यादा डरने की, मुझे लगता है समाज के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू व्यास सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतना लंबा वक्त देने के लिए। बहरहाल देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो वेरिएंट है, ये डरने की बात इससे नहीं है, आपको कुछ प्रिकॉशंस है जो लेने होंगे, और ये समझना होगा कि ये जो कोरोना है ये अब हमारे साथ ही रहने वाला है। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सुरक्षा ही इलाज है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ